बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन और उसमें उसमें भी रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन हैं उसमें फर्दर इनको 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया जाता है और वो डिवाइड करते हैं द वे ग्रुप्स आर फॉर्म। द वन इज रैंडम असाइनमेंट एंड सिमिलरली द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस डिजाइन इज random groups design. The second is matching and matched groups design. And the third, individual difference variables are studied the way they exist, which are known as natural groups design. Today we will study random assignment and random groups design. बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को स्टडी करने से पहले, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट क्यों करते हैं। तो द वन थिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइकोलॉजी इज टू एक्सप्लेन द काजेस ऑफ बिहेवियर। तो जब भी आप साइकोलॉजी में हम काज किसी बिहेवियर का स्टडी करना चाहें तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन। सेकंड, जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन है इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हम अप्लाई करते हैं और ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस देखते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम अप्लाई करते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसके लिए ये आइडियल ऑप्शन है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें ताकि आपको ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस पता चल सके। जब हम इसके स्कोप की बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का साइकोलॉजी में क्या स्कोप है, तो जो साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस बेसिकली जो मिला वो सोशल साइंसेस का या एक साइंस का, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्योंकि साइकोलॉजी में हम जो डिफरेंट बिहेवियर्स स्टडी करते हैं कैन बी प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। इस वजह से एक्सपेरिमेंटल रेप्लिकेशन से भी वो अगेन प्रूव हुए, तो इसलिए साइकोलॉजी इज अ साइंस टुडे। उसके बाद जब हम बात करते हैं, पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि 3 टाइप्स के बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइंस होते हैं, रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, मैच ग्रुप्स डिज़ाइन और नेचुरल ग्रुप्स डिज़ाइन। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं वो रैंडम ग्रुप्स डिज़ाइन हैं। तो बेसिकली रैंडम ग्रुप डिज़ाइन जो हैं इनको अगर हम सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसमें जो ट्रीटमेंट कंडीशंस हम यूज़ करते हैं उसमें उनमें रैंडम असाइनमेंट होती है, रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशन। इसलिए इनको हम रैंडम ग्रुप्स डिज़ाइन कहते हैं बिकॉज देयर इज रैंडम असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स टू द ट्रीटमेंट कंडीशंस। जब रैंडम असाइनमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये है कि जो बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट में वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस एज डिफाइंड बाय द लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रैंडम असाइनमेंट जो हम सब्जेक्ट्स की टू ट्रीटमेंट कंडीशंस यूज़ करते हैं उसकी रीज़न ये है कि तमाम ग्रुप आपस में कंपेरेबल हों, उनमें डिफरेंसेस ना हों। प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस क्योंकि एज अ कंफाउंडिंग वर्क करते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल्स की बाई चॉइस असाइनमेंट नहीं करते कि ये इंडिविजुअल इस ट्रीटमेंट कंडीशन में जाएगा, ये इसमें नहीं करते, बल्कि तमाम हम जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब्जेक्ट्स, उनको रैंडमली डिफरेंट ग्रुप्स में असाइन करते हैं, जो कि आप आगे देखेंगे कि कैसे असाइन किया उनको प्रैक्टिकली। जब हम बात करते हैं इसके रैशनल की कि हम क्यों स्टडी करते हैं, एक आपको मैंने पहले बता दिया, ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स देखने के लिए, फिर ग्रुप में इफेक्टिव कंपैरिजन करने के लिए, और उसके बाद use of control groups to infer changes in the experimental groups only due to treatment। क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी होता है, आप यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन में, जिससे हम ये इन्फ्रेंसेस ड्रा कर सकते हैं कि द चेंज इन द बिहेवियर वाज जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो ये इसका रैशनल है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन यूज़ करते हैं। जब थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो अगर जब हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और उस ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद उनके बिहेवियर में एक सब्सिक्वेंट चेंज आता है जिसे इफेक्ट कहते हैं। ट्रीटमेंट इज कॉज एंड द चेंज इन द बिहेवियर इज इफेक्ट। तो अगर कॉज जो इफेक्ट
कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसमें कोई और वेरिएबल कॉज कर दे, कोई और रीज़न हो, उसको अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी इंटरनल वैलिडिटी लो है। तो जो इंटरनल वैलिडिटी जो है उसको कंफर्म करने के लिए बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। जब वो कंडीशंस मीट करते हैं तो आप कहते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट था उसकी हाई इंटरनल वैलिडिटी है या वो इंटरनली वैलिड था। द फर्स्ट इज co-occurrence of events between treatment conditions and measurement of its effects। सबसे पहले जो है वो कोवेरियंस है, कोवेरिएशन है। द सेकंड इज टाइम स्पैन बिटवीन ट्रीटमेंट कंडीशन एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स इफेक्ट्स, वो कितना है। ये बड़ा फर्स्ट तो ये है कि क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि आपकी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के आउटकम्स में कोई और इवेंट भी था, known or unknown। This is first you have to make sure that there was no other event। जो आपकी ट्रीटमेंट कंडीशन थी उसके फौरन बाद आपने बिहेवियर्स की मेजरमेंट की कि उसके इफेक्ट्स क्या थे। अगर उस काज इफेक्ट के दरमियान में कोई और इवेंट्स आता है तो आप बेसिकली वो उसको कोवेरियंस आप बेसिकली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सेकंड है कि जो आपकी ट्रीटमेंट है और उसका आउटकम बिहेवियर है, उसकी मेजरमेंट है, उसमें टाइम कितना था। तो ये बेसिकली आपने टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। और द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि क्या ऐसे तो नहीं था कि प्रेजेंस ऑफ प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स, कि वहाँ पे और भी ऐसी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस थी जो पॉसिबली आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये 3 कंडीशंस, यानी द फर्स्ट इज कोवेरियंस, टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स। ये हम जब इंश्योर करते हैं तो ये जो इंटरनल वैलिडिटी को ये 3 थ्रेड्स मेंशन किए मैंने, ये फिर ये तीनों थ्रेड्स खत्म हो जाते हैं और आप एक काजल इन्फ्रेंस बेसिकली ड्रा कर सकते हैं। लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं उसमें मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन का बहुत आसान मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है उसके डिफरेंट लेवल्स या कंडीशंस आप बनाते हैं। यानी एक जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IV है, उसके लेवल्स डिसाइड करते हैं या उसकी कंडीशंस डिसाइड करते हैं मिनिमम 2। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें एग्जांपल दूंगा आगे मैं आपको 3 कंडीशंस हैं, तो वो जो 3 उसकी कंडीशंस हैं, ये जो लेवल है, ये मैनिपुलेशन है। क्योंकि हम कहते हैं कि कंडीशन टू कंडीशन यानी ट्रीटमेंट कंडीशन टू कंडीशन लोगों के जो स्कोर्स होंगे वो चेंज होंगे। एक इंडिविजुअल पे जब ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और दूसरे एक ग्रुप पे उसके और स्कोर्स आएंगे, दूसरे ग्रुप पे लगाएंगे उसके और, तो पर्सन टू पर्सन सिचुएशन कंडीशन टू कंडीशन वो बेसिकली चेंज होगा। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी हम IV जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके उसके जो लेवल्स बनाते हैं, जिनको हम कंडीशंस भी कहते हैं, उनके लिए अल्टरनेट वर्ड यूज़ करते हैं कंडीशंस का, वो बनाते हैं। और जो लेवल्स बनाते हैं उनका डिफरेंट लेवल्स का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे कि जब IV चेंज होता है कंडीशन टू कंडीशन तो उसकी DV में कितनी चेंज आती है, एक बात। दूसरी बात है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब काजल इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं तो हमें ये क्लेम करते हैं हम कि जो ऑब्जर्व चेंज थी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो काजल इन्फ्रेंस है दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज द ऑब्जर्व चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जब हमने उसको मैनिपुलेट कर दिया तो सिर्फ उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से चेंज आ गई डिपेंडेंट वेरिएबल में, अदरवाइज देयर वाज नो अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, नो अदर रीजन। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है वो बेसिकली हम 2 तरह से मेंटेन करते हैं, इंश्योर करते हैं। उसमें जो हम करते ये हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ तो पहले बता दी, दूसरी 2 बताता हूँ। पहले था कि मैनिपुलेशन करते हैं हम। सेकंड ये है कि हम कंडीशंस को कांस्टेंट करते हैं, होल्डिंग कंडीशन कांस्टेंट, एंड थर्ड इज बैलेंसिंग। आगे जब एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा तो मैं ये तीनों को बताऊंगा कि मैनिपुलेशन कैसे की, होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट क्या थी और बैलेंसिंग क्या था। अब जब जो आपको इंटरनल वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको थ्रेड्स थे, इंटरनल वैलिडिटी है क्या?
कि जब आप ये श्योर करते हैं, आप जितना ज़्यादा श्योर हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इतनी ज़्यादा आपकी इंटरनल वैलिडिटी होगी। जैसे यहाँ पे देखें आप, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कास्ट द डिफरेंस इन बिहेवियर एज मेजर्ड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम कहेंगे कि इंटरनली वैलिड है। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और उसको कैसे इंश्योर करते हैं इंटरनल वैलिडिटी को, मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको, टाइको वेरिएशन होती है, टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप होता है, और एलिमिनेशन ऑफ प्लॉजिबल अल्टरनेटिव कॉजेज। तो ये तीनों फैक्टर्स जब आप इंश्योर करते हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट की हाई इंटरनल वैलिडिटी होती है। और यही तीनों थ्रेड्स हैं कि कोवेरिएशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप में अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी इंश्योर नहीं करते तो आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की इंटरनल वैलिडिटी नहीं होगी या कम होगी, लो होगी। द फर्स्ट वन इज कोवेरिएशन। कोवेरिएशन है क्या? एक कोवेरिएट एक वेरिएबल है जिसमें आप खुद चेंज करते हैं, मैनिपुलेशन, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है, तो इसको कहते हैं कि कोवेरी। व्हेन स्कोर्स ऑन वन वेरिएबल कोवेरी विद स्कोर्स ऑन द अदर वेरिएबल। तो इसमें हम कहते हैं कि कोवेरिएशन जो है उसको आप कब क्लेम कर सकते हैं? आइडियली नो इवेंट बिटवीन ट्रीटमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स इफेक्ट्स। आपकी ट्रीटमेंट और आपकी ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स को जब आप में ट्रीटमेंट वाज काज एंड इफेक्ट वाज द आउटकम बिहेवियर द मेजरमेंट, तो जो इसका काज था और इसका इफेक्ट था, यानी जो जब आपने ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी, डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अप्लाई की और उसके बाद उसके इफेक्ट्स को मेजर किया, तो उन दोनों के दरमियान में आप कंफर्म करेंगे कि कोई और इवेंट नहीं हुआ, फिर हम कह सकते हैं देयर इज कोवेरिएशन। इट कैन बी स्टैटिस्टिकली स्टडीड। उसके बाद है टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप। इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो ट्रीटमेंट और उसके इफेक्ट्स में जितना मिनिमम टाइम होगा इतना ज़्यादा टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप होगा। जैसे मैंने मेंशन किया है, आइडियली नो टाइम। ज़ाहिर है अब आप ये नहीं कह सकते कि 1 सेकंड भी नहीं था, लेकिन हम कोशिश करते हैं जैसे ही ट्रीटमेंट अप्लाई की फ़ौरन उनसे उसके इफेक्ट्स की मेजरमेंट की। जितना टाइम बढ़ता जाएगा इतना टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप कम वीक होता जाएगा। तो ये आप देखें, आइडियली नो टाइम बिटवीन ट्रीटमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स इफेक्ट्स। तो ये आपने टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है। द थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्लॉजिबल अल्टरनेटिव्स। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, जो उनका इम्पैक्ट है, जो उनका इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल को, उनको बेसिकली कंट्रोल किया जाए। और उनको जब हम कंट्रोल करते हैं, नहीं करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी लो होती है, मैंने पहले भी मेंशन किया है। तो जो प्लॉजिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस होती हैं उनको रूल्ड आउट करते हैं हम, और रूल्ड आउट जब करते हैं तो उसके बेसिकली टू मेथड्स हैं। द वन इज होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट एंड बैलेंसिंग। ये इन टू मेथड्स के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो जितने प्लॉजिबल अल्टरनेटिव काजेज हैं, ये जिन्हें हम कह सकते हैं जो कंफाउंड करते हैं, जो कंफाउंडिंग होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट एंड बैलेंसिंग। वो आपको मैं बता, तो आपको कोवेरिएशन का पता चल गया कि ट्रीटमेंट और उसके इफेक्ट्स की मेजरमेंट में कोई, यानी जब आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की और साथ उनसे मेजरमेंट की कि क्या चेंज आई, उसमें कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। जब आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की और उसके बाद उसके इफेक्ट्स देखे, उसके दरमियान में आप कोशिश करें कि बिल्कुल टाइम ना हो। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो, उसके एडजेसेंट हो, बिल्कुल उसी वक्त उसकी मेजरमेंट स्टार्ट हो। द थर्ड इज कि आपने ये इंश्योर करना है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितने भी ऑल प्लॉजिबल अल्टरनेटिव्स, प्लॉजिबल मीन्स रेलेवेंट टू द एक्सपेरिमेंट, नॉट ऑल पॉसिबल। हम जो हमसे रेलेवेंट नहीं है, हम उन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो हमारे एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, प्लॉजिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं कि डीवी में चेंज इस ट्रीटमेंट की बजाय इसकी वजह से आ गए, उसको हमने कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करते हैं दो चीज़ों से, एक आपको मैंने बताया टू मेथड से, एक होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट है, द सेकंड वन इज बैलेंसिंग। अब बात करते हैं कि कैसे एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्लॉजिबल अल्टरनेटिव्स, जो आपको अभी बता रहा था, जिसमें फर्स्ट वन था होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट।
ऑल ग्रुप्स ओनली डिफर ऑन ट्रीटमेंट कंडीशंस। जब आपके पास ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में क्या डिफरेंस आना चाहिए? मेन डिफरेंस ये होना चाहिए कि जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की है वो ट्रीटमेंट के अलावा तमाम प्रोसीजर सेम हो। जैसे ऐसे नहीं करना आपने कि एक ग्रुप पे जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी, दूसरे को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी। जो वहाँ पे कंडीशंस थी आपके एक्सपेरिमेंटल, वो एक ग्रुप के लिए डिफर करती थी दूसरे ग्रुप से। जो आपने स्टिमुलस दिया एक ग्रुप को, वो डिफरेंट था दूसरे से। अगर आपके एक्सपेरिमेंट की जो प्रोसीजर है, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो अक्रॉस द ग्रुप डिफरेंट होंगी, तो वो इटसेल्फ एक कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा। तो हम कहते हैं, क्लेम हम करते हैं इसमें कि जो इनमें चेंज है वो ट्रीटमेंट कंडीशंस की वजह से है। तो आपने एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर इटसेल्फ कंफाउंडिंग के तौर पे वर्क करता है। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप को अगर आपने एक ग्रुप को जो ट्रीटमेंट अप्लाई की, जिसने इंस्ट्रक्शन की, उसका जेंडर भी दूसरे से डिफरेंट था जिसने दूसरे ग्रुप को अप्लाई की, क्योंकि कन्विंसिबिलिटी, आप अपोजिट जेंडर जो होता है, अपोजिट जेंडर से आप ज्यादा कन्विंस्ड होते हैं उसकी। तो अब आप बताएं, तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो जिस तरह से ट्रीटमेंट कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर फर्स्ट ग्रुप को अप्लाई किया, सेकंड को, थर्ड, ट्रीट उनकी कंडीशंस, होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट मींस सेम, एक्सेप्ट ट्रीटमेंट डिफरेंट होंगी, ज़ाहिर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो उन तीनों की ट्रीटमेंट तो डिफरेंट होंगी, लेकिन आपने उन्हें इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे की इंस्ट्रक्शन देनी। ये नहीं कि आप एक ग्रुप को 10 मिनट्स की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक को 5 मिनट्स की, एक को और तरह की स्टोरी दिखा रहे हैं, दूसरे की स्टोरी डिफरेंट है, एक को और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दूसरे को डिफरेंट। ऐसे नहीं है। एक से मेजरमेंट और तरह की हो रही है डीवी की, दूसरे से ऐसे नहीं। आपने बिल्कुल कांस्टेंट करनी है क्रॉस द ग्रुप एक्सेप्ट ट्रीटमेंट कंडीशंस। फिर है बैलेंसिंग। और ये जो बैलेंसिंग है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो ग्रुप होते हैं हमारे पास, अब हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रुप थे वो सिर्फ एक जैसे थे, और जो ग्रुप्स के बिहेवियर में चेंज आया वो आया ट्रीटमेंट की वजह से। तो इसका मतलब जो हमारे पास ग्रुप्स हों वो कंपेरेबल होने चाहिए। कि हमने ये क्लेम करना है कि ये जो हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, तो जो फर्स्ट ग्रुप था, जो सेकंड ग्रुप था, जो थर्ड ग्रुप तो एक जैसे थे, उनमें इतने इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं थे, सिमिलर ग्रुप्स थे एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लेकिन जैसे ही 3 डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई की गई, उनका बिहेवियर चेंज हो गया जब हमने मेजरमेंट ली डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हम ये इंश्योर करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस यानी कि तमाम ग्रुप एक जैसे थे, तो आपने उनको बैलेंसिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और एनी अदर रेलेवेंट फैक्टर रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट के लिए प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर सकता है। मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं। आपने 2 ग्रुप्स पे 3 ग्रुप्स पे डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई की है। अगर उन तीनों ग्रुप्स का आईक्यू डिफरेंट था, तो अब क्या, और आपके एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, तो अगर आईक्यू डिफरेंट, पहले ही आईक्यू डिफरेंट था, तो आपके एक्सपेरिमेंट की जो ट्रीटमेंट होंगी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उनसे ज़्यादा तो उनका जो प्री एग्जिस्टिंग आईक्यू है वो वर्क कर रहा होगा। तो आपके जो टास्क होगा इंटेलिजेंस का, आईक्यू का, उससे ज़्यादा। तो आपने ये कंफर्म करना है, मेक श्योर कि वो एक जैसे थे, कंपेरेबल सिमिलर ग्रुप थे, उसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जब आप उन्हें बैलेंसिंग करने लगते हैं तो उनके लिए आप एवरेजिंग कर लेते हैं कि अक्रॉस द जो ग्रुप है। जैसे इस आगे हमने जो एक्सपेरिमेंट्स स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे एवरेजिंग, जैसे वेट को एवरेज किया गया, पॉसिबिलिटी नहीं थी कि सारे पार्टिसिपेंट का वेट सिमिलर हो। और उनके पास डॉल्स पे जो एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें नंबर ऑफ डॉल्स को एवरेज किया गया, एवरेज नंबर ऑफ डॉल तीनों ग्रुप्स में सेम थी। तो हम एवरेजिंग कर लेते हैं बैलेंसिंग करते हुए। वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिनको हम बैलेंस करने लगते हैं जब, तो उनका एक मेथड एवरेजिंग भी है। तो आपको मैं बता रहा था, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली कंडक्ट किया गया डॉल्स पे। अच्छा,
एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्लाजिबल अल्टरनेटिव्स इसमें कैसे अप्लाई किया गया अब आप देखेंगे। जो डॉल्स के एक्सपेरिमेंट है, डिटिमर एक साइकोलॉजिस्ट है एटॉल, उनके डिटिमर एंड क्लीग्स जो थे, उन्होंने बेसिकली एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की और कल्चरल साइकोलॉजिस्ट की, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट की, कि ये जो हमारा बॉडी इमेज है, जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो आइडियल बॉडी इमेज का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से दूसरे जो लोगों में जो सोसाइटी है उसमें अनरेस्ट क्रिएट होता है, डिससेटिस्फैक्शन, अपनी बॉडी से डिससेटिस्फैक्शन वो परसीव करते हैं जब उन्हें वो एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उन्हें जब वो देखते हैं ये थिन बॉडी इमेज या आइडियल बॉडी इमेज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए बेसिकली वो इंटरेस्टेड था कि यंग गर्ल्स में, वो इंटरेस्टेड थे कि यंग गर्ल्स में क्या वाकई ऐसे होता है कि जब आप किसी दूसरे को देखते हैं, कोई बॉडी इमेजेस देखते हैं, जैसे आप देखें कि एक्सपोजर टू मीडिया है जहाँ पे आइडियल बॉडी इमेजेस जो है उनको मोस्टली पोर्ट्रे किया जाता है, तो ये नियर टू रियलिटी जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी करते हैं। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बेसिकली एक मेरा एक फिक्शन है, कैरेक्टर है जो कि शॉपिंग पे जाती है और चीज़ें खरीदती है बर्थडे पार्टी के लिए और अपनी वो प्रिपरेशन करती है, और उसके बाद वो उसकी स्टोरी है, स्टोरीज हैं, उसका सैंपल लिया गया गर्ल्स का, यंग गर्ल्स का, और जो सैंपल लिया गया उसको ये किया गया कि उनकी जो सैंपल था उनमें तमाम गर्ल्स जो हैं उन्होंने एक पिक्चर बुक्स जो थे जिसमें एक स्टोरी थी, स्टोरी से रिलेटेड सीन्स थे, वो उन्होंने देखी, और वो जब उसे देखती हैं तो उसमें उसमें आप क्या देखते हैं कि 3 टाइप्स के लेवल्स जो थे एक्सपेरिमेंट के बनाए गए। जैसे कंडीशन फर्स्ट क्या थी, ट्रीटमेंट कंडीशंस अब आप देखें, यानी जो गर्ल्स का पहले ग्रुप लिया था उसमें से एक कंडीशन उन्होंने ये डिसाइड की कि बार्बी डॉल जो कि एक आइडियल इमेज है, ब्यूटी इमेज है जो, और जो कि अनरियलिस्टिक इमेज है, एक थिन बॉडी इमेज अमेरिका में, उसके वो देखते हैं कि वो बार्बी डॉल जो है वो सारे प्रोसीजर का से गुजरती है। वो जो आपको मैंने पहले बताया कि एक स्टोरी थी मिरर की, तो मीरा की जो स्टोरी थी उसमें वो एक पूरे वो शॉपिंग के लिए जाती है और वो बेसिकली पिक्चर बुक्स देखती हैं, इमेजेस देखती हैं बार्बी डॉल के, जो डिफरेंट सीन्स थे वो देखती हैं कि कैसे वो शॉपिंग कर रही है और कैसे वो तैयार हो रही है जाने के लिए उस पे पार्टी पे। फिर जो ये तो एक कंडीशन इन्होंने बनाई कि एक ग्रुप को हम कौन सी कंडीशंस देंगे कि वो बार्बी डॉल की इमेजेस देखेंगे और वहां से वो देखेंगे कि कैसे वो प्रिपेयर होती है और किस तरह से वो आगे बढ़ती है। सेकंड जो था एक रियल इमेज है, रियल डॉल है एमी, जो एमी है वो बेसिकली रियल इमेज है, रियलिस्टिक इमेज है अमेरिकन सोसाइटी में, वो रियलिस्टिक इमेज को, बॉडी इमेज को इंडिकेट करता है। तो सेकंड जो कंडीशन बनाएगी वो ये बनाएगी कि एक सेकंड ग्रुप को हम ये दिखाएंगे गर्ल्स को जिसमें रियलिस्टिक बॉडी इमेज होगा, और वो भी इसमें सीन्स देखेंगे पिक्चर बुक में कि कैसे वो शॉपिंग करती है और फिर उसके बाद वो पार्टी पे जाने के लिए अपनी तैयारी करती है। लेकिन ये जो फर्स्ट कंडीशन में आइडियल था या अनरियलिस्टिक था, और सेकंड में रियल था, रियलिस्टिक था। थर्ड में न्यूट्रल इमेजेस थे, ना उसमें बार्बी डॉल का था ना एमी का था, उसमें बेसिकली एक शॉप और उसमें क्लॉथ्स हैंग थे, हैंग किए हुए थे, और इस तरह के वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी। तो वो एक न्यूट्रल इमेज था जिसमें बार्बी या एमी डॉल इस तरह के इमेजेस नहीं थे, यानी ह्यूमन बॉडी रिलेटेड इमेजेस वहाँ पे नहीं थे डॉल्स के। तो ये 3 कंडीशंस, यानी फर्स्ट उन्होंने कंडीशन बनाई। अब ये जो बेसिकली कंडीशंस हैं इनको कहते हैं लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैनिपुलेशन है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाते हैं। तो हमने आईवी जो हमारा था उसकी 3 ट्रीटमेंट कंडीशंस बना ली। फर्स्ट में बार्बी डॉल की आपने इमेजेस की पिक्चर बुक दिखाई, सेकंड में आपने एमी डॉल की, और थर्ड में आपने न्यूट्रल इमेज की। लाइक दिस ट्रीटमेंट कंडीशंस इन डॉल्स एक्सपेरिमेंट्स।
बाय डिटमर एट ऑल 2006। ये आप देखें बार्बी डॉल का जो अनरियलिस्टिक इमेज था, और इसके बाद ये एमी डॉल का जो एक रियलिस्टिक इमेज है, और एक उसके बाद आप देखते हैं कि न्यूट्रल इमेज। अब एक ग्रुप ने ये फर्स्ट कंडीशन 1 जो है एक ग्रुप पे अप्लाई होगी, कंडीशन 2 सेकंड ग्रुप पे, और थर्ड ग्रुप पे होगा उस पे न्यूट्रल इमेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसे अप्लाई हुई, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि क्योंकि कॉजल इन्फ्लुएंस हम ड्रा करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था। तो आप देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा था एक्सपोजर टू बॉडी इमेजेस, और उसका ये हमारा कॉज था, उसका इफेक्ट देखना चाह रहे थे बॉडी डिससेटिस्फेक्शन, परसीव्ड बॉडी डिससेटिस्फेक्शन। तो अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है एक्सपोजर टू बॉडी इमेज, जिसका इफेक्ट देखते हैं हमने बॉडी डिससेटिस्फेक्शन पे। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे और फिर उसके इफेक्ट्स देखेंगे। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके लेवल्स बनाएंगे, ये कंडीशंस, लेवल्स ऑफ आईवी और कंडीशंस ऑफ आईवी, तो उसको कहते हैं हम, जब हम इसके डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन है। कंडीशन 1 है, इसको x1 से इंडिकेट किया, ये बार्बी डॉल। कंडीशन 2 है, इसको x2 से इंडिकेट किया और ये है एमी डॉल। एंड कंडीशन 3 और इसको x3 से, और ये न्यूट्रल इमेज। इस तरह से हमने, अब दिस इज मैनिपुलेशन, कि हमने अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल्स बना दिए। जो एक्सपोजर टू बॉडी इमेजेस है उसके फर्दर 3 लेवल्स हैं, बार्बी डॉल, एमी डॉल एंड न्यूट्रल इमेज। अब थर्ड है cause effect between independent and dependent variable। independent variable हमारा exposure to body images था, और उसका जो बार्बी डॉल वाला है कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी बार्बी डॉल जिस ग्रुप को हम दिखाएंगे फर्स्ट ग्रुप को, उनकी ऑब्जर्वेशन लेंगे या मेजरमेंट लेंगे, मीन लेंगे उनका क्या है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। एमी डॉल उसको देखेंगे कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन आती है बिहेवियर की, उसका मीन दिया, और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल इमेज और इसकी ऑब्जर्वेशन दी। और इस तरह से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल यानी बॉडी डिससेटिस्फेक्शन पे थ्रू बॉडी डिससेटिस्फेक्शन स्केल, या इसमें जो है चाइल्ड बॉडी रेटिंग स्केल, डिफरेंट इन्होंने मेजर्स यूज़ किए। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया, उसके 3 लेवल्स बनाए कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे डिफरेंट होंगे लोगों के स्कोर्स या रिजल्ट्स या बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन, दूसरे से तीसरे पे डिफरेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेवल्स बनाए, फिर उनकी ऑब्जर्वेशन ली, और ऑब्जर्वेशन कैसे ली कि उनकी जब आपने तीनों कंडीशन अप्लाई कर दी, तो अप्लाई करने के बाद तीनों ग्रुप से पे डिफरेंट मेजर्स यूज़ किए और उनसे बॉडी डिससेटिस्फेक्शन मेजर की। यानी फर्स्ट ग्रुप जब उसको बार्बी गर्ल्स का, उनको बार्बी डॉल का जब बुकलेट और पिक्चर्स उन्होंने देख ली, उसके फौरन बाद उनसे ऑब्जर्वेशन ली बिहेवियर की कि उनमें क्या परसीव बॉडी डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो उनसे मेजर की, फिर एमी डॉल वाले ग्रुप से ली, फिर न्यूट्रल इमेजेस से ली। अगर आप देखें तो इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से 3 स्टेजेस में कंप्लीट किया गया। फर्स्ट रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर। ये देखिए फर्स्ट गर्ल्स थी, उनकी रैंडम असाइनमेंट की, ग्रुप 1 में 17 R1, रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप 2 n इक्वल टू 20, ग्रुप 3। इस तरह से हमने रैंडम असाइनमेंट करके 3 कंपेरेबल ग्रुप्स बना लिए, यानी इन ग्रुप्स में हमने ये रैंडम असाइनमेंट के थ्रू हमने ये 3 ग्रुप्स फॉर्म किए। फर्स्ट ग्रुप को हमने R1, R2 और थर्ड को, सेकंड को R2 और थर्ड को R3 कर दिया। तो हमने गर्ल्स का जो ग्रुप लिया था, जो सैंपल लिया था, उसको फर्दर हमने रैंडमली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब ये जो रैंडम असाइनमेंट है, ये रैंडम असाइनमेंट ऐसे हुई, रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशंस कैसे हुई, ये R1 टू X1, यानी जो ये ग्रुप है ये X1 यानी ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट इस पे अप्लाई की, सेकंड ट्रीटमेंट कंडीशन को, थर्ड रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट कंडीशंस, रैंडम असाइनमेंट ऑफ R1 टू ट्रीटमेंट कंडीशन X1, फर्स्ट ट्रीटमेंट कंडीशन, रैंडम असाइनमेंट R2 टू सेकंड ट्रीटमेंट कंडीशन X2, रैंडम असाइनमेंट R3 टू थर्ड ट्रीटमेंट कंडीशन R3। अब थर्ड में जब हमने ये अप्लाई कर लिया कि R1 को रैंडम असाइनमेंट की इसकी ट्रीटमेंट पे,
तो उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे कि जब आपने रैंडम इस ग्रुप पे ये ट्रीटमेंट अप्लाई की तो उसकी O1 ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो था, यानी ट्रीटमेंट जो थी, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या थी हमारी, बार्बीडॉल वाला जो ग्रुप था, उस ग्रुप की क्या ऑब्जर्वेशन आई, एमिडॉल वाले की क्या ऑब्जर्वेशन आई और न्यूट्रल इमेजेस वाले ग्रुप की क्या ऑब्जर्वेशंस आई कि किस ग्रुप में बॉडी डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, बार्बीडॉल वाले में, O1 में, O2 में, एमिडॉल या O3 में, न्यूट्रल इमेजेस वाला जो ग्रुप था, इन तीनों में से किस में ज़्यादा है। डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पिक्चर बुक्स जैसे ही उन्होंने देखी, हमने उसके फ़ौरन बाद क्या करते हैं, उनसे चाइल्ड फिगर रेटिंग स्केल और एक दो और मेजर भी थे, उनके थ्रू उनसे क्या किया, उनसे फ़ौरन से उनके बिहेवियर की मेजरमेंट की, तीनों ग्रुप से, यानी बार्बीडॉल वाले से भी, एमी से भी और न्यूट्रल इमेजेस से भी। और इसमें जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो जो बार्बीडॉल जो एमिडॉल जो ग्रुप था, उस जिसमें 20 गर्ल्स थी, और जो न्यूट्रल इमेजेस वाला ग्रुप था, उन दोनों की जो बेसिकली उनकी जो कंडीशन थी, जो उनके बॉडी डिससेटिस्फेक्शन थी, वो 0 थी। जबकि आप जब देखते हैं बार्बीडॉल वाला था, उसकी देखें 0.76। इससे प्रूव हो गया कि जो बार्बीडॉल जिन्होंने देखी, उसी ग्रुप में बॉडी डिससेटिस्फेक्शन थी, जिसने अनरियलिस्टिक या आइडियल इमेज देखा था जिस ग्रुप ने गर्ल्स डॉल का, और जिन्होंने रियलिस्टिक देखा था और जिन्होंने न्यूट्रल इमेजेस देखे थे, उन गर्ल्स के दोनों ग्रुप्स में 0 था, उनमें बिल्कुल भी परसीव्ड बॉडी डिससेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन बार्बी डॉल वाले इमेजेस जिन्होंने देखे थे, उनमें बॉडी डिससेटिस्फेक्शन थी। यही रिसर्चर्स प्रूव करना चाहते थे कि जब आप आइडियल बॉडी इमेजेस देखते हैं तो आपको परसीव्ड बॉडी डिससेटिस्फेक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि क्या जो मैंने तीनों कंडीशंस बताई थी एक्सपेरिमेंट की, जो कॉजल इन्फ्लुएंस के लिए रिक्वायर्ड हैं, यानी फर्स्ट कोवेरियंस, और सेकंड टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप, और थर्ड एलिमिनेशन ऑफ ऑल प्लॉजिबल अल्टरनेटिव, क्या वो अल्टरनेटिव्स, क्या वो तीनों मीट की इस एक्सपेरिमेंट में। अब आप देखें, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि जो गर्ल्स की बॉडी डिससेटिस्फेक्शन थी, वो कोवेरिड विद द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी आप देखते हैं कि जब उन्हें जैसे ही उन्होंने देखे, जैसे ही वो जो पिक्चर्स देख रहे थे, पिक्चर बुक देख रही थी, तीनों ग्रुप्स देख रहे थे, उसके फौरन बाद बार्बी, एमी और न्यूट्रल इमेजेस वाले तीनों ग्रुप्स, उसके फौरन बाद उसकी क्या किया गया, उसकी मेजरमेंट ली गई। तो उसके दरमियान में कोई और वाकया कुछ और नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ये कोवेरिएशन थी, किसमें, इमेजेस, एक्सपोजर टू इमेजेस में और परसीव्ड बॉडी डिससेटिस्फेक्शन में। सेकंड था टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप। जो बॉडी डिससेटिस्फेक्शन थी, उसके फौरन बाद जब बॉडी डिससेटिस्फेक्शन जो थी, उसके फौरन बाद, यानी कि जैसे ही वो इमेजेस देखते हैं, उसके फौरन बाद जब वो अपने रेटिंग करते हैं अपने बिहेवियर्स की, परसीव्ड बॉडी डिससेटिस्फेक्शन आती है उसमें। इसका मतलब देयर वाज टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप, उसमें तो कोई टाइम वेस्ट नहीं किया था, नॉट इवन अ मिनट। तो फिर आप कहते हैं कि ये टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप था। जैसे ही आपने उन्हें इमेजेस दिखाए, इमेजेस के फौरन बाद उनमें उन्होंने परसीव उनकी बॉडी डिससेटिस्फेक्शन हुई, तो इसे कहते हैं। तो पहले था कोवेरिएशन भी होगी कि उनके दरमियान कोई और इवेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जस्ट उसके फौरन बाद ही उन्होंने ये बॉडी डिससेटिस्फेक्शन जो है वो परसीव की, और सेकंड जो फील की, और जो सेकंड था कि उसके दरमियान में टाइम का कोई गैप नहीं था, कोई ऐसा टाइम स्पैन नहीं था जिसकी बेसिस पे, तो टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप भी था कि पहला वाकया होता है और साथ ही दूसरा एडजेसेंट होता है, और उसमें कोई इतना टाइम भी नहीं है। तो सेकंड। अब थर्ड था elimination of alternative explanations। थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉजल इन्फ्लुएंस, आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो हम बेसिकली इसको होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट एंड बैलेंसिंग के थ्रू, इसमें होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट क्या था, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सेम थी, यानी बार्बी डॉल, एमी डॉल और न्यूट्रल इमेजेस, तीनों ग्रुप्स को जो
एक्सपेरिमेंटर थे, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सेम थी, स्टोरी सेम थी और जो उसमें जो उसका टाइम सेम था और सेम टाइम के लिए उन सबको एक्सपोजर दिया गया और उसके फ़ौरन बाद उन्हें वो जो उनसे मेजरमेंट ली गई बॉडी डिससेटिस्फैक्शन की, वो भी सेम प्रोसीजर मेजरमेंट के लिए सेम क्वेश्चनेयर यूज़ किए गए। इसका मतलब ये हुआ सिवाय उन इमेजेस के डिफरेंसेस के जो कि ट्रीटमेंट कंडीशंस ही इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल के लेवल्स थे 3 उनके डिफरेंसेस के अलावा क्योंकि वो मैनिपुलेशन थी कि हमने तीनों को डिफरेंट दिए 3 ग्रुप्स को, बाकी सारा जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था तीनों ग्रुप्स के लिए एक्सपेरिमेंट का वो सेम था, सेम इंस्ट्रक्शंस, सेम टाइम के लिए स्टोरी, सेम कंटेंट ऑफ द स्टोरी और उनकी सेम मेजरमेंट। तो द ओनली थिंग व्हिच वाज डिफरेंट अक्रॉस ग्रुप्स was the administration of treatment conditions. Confounding factors की जब बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसको जो होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट है, जब आप कंडीशंस कांस्टेंट करते हैं तो उससे जो रिसर्चर्स हैं वो बेसिकली कंफाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मोर स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट रिलेटेड कंफाउंडिंग्स। तो वो जब आपने कांस्टेंट यानी कांस्टेंट मीन सेम तमाम ग्रुप्स के लिए जब आपने सेम कंडीशन अप्लाई कर दी तो अब ऐसा कुछ नहीं था कि एक ग्रुप को टाइम ज़्यादा मिला है, एक ग्रुप को से मेजरमेंट के लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ किया गया, एक ग्रुप को स्टोरी डिफरेंट सुनाई गया, ऐसा कुछ नहीं था डिफरेंट। तो बेसिकली जितने फैक्टर्स जो कंफाउंड कर सकते थे वो आपने सारे कंट्रोल किए बाय होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट। फिर हम जब जो सेकंड था ये जो होल्डिंग मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट एंड बैलेंसिंग, ये थर्ड रिक्वायरमेंट जो हम जब पूरी करते हैं एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस, तो उसके 2 मेथड्स यूज करते हैं। उसके लिए होल्डिंग कंडीशंस कांस्टेंट जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंट का इंटायर प्रोसीजर सेम था तीनों ग्रुप्स के लिए एक्सेप्ट ट्रीटमेंट कंडीशंस व्हिच वर डिफरेंट। सेकंड इज बैलेंसिंग। अब इसमें एक प्रॉब्लम था, जब आप रैंडम असाइनमेंट करते हैं तो इसमें हम बैलेंसिंग या एवरेजिंग करते हैं कि ताकि हमारे पास कंपेरेबल सिमिलर ग्रुप्स हों। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्लाजिबल देखना है, पॉसिबल नहीं। हर चीज़ पे आपने नहीं मैनेज करना, लेकिन आपको जो पता है कि वो आपके कोई भी ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट्स की इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकते हैं या वो एक पॉसिबल अल्टरनेट काज बन सकता है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देगा अदर देन ट्रीटमेंट कंडीशंस, तो आप उसके लिए बैलेंसिंग करते हैं या एवरेजिंग करते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक ये कि क्योंकि अमेरिका में कल्चर है कि वहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो बारबी डॉल्स जो है बहुत सारी कलेक्ट करती हैं वो और अपने पास रखती हैं। तो इन्होंने ये इंश्योर किया था कि क्या आपके पास के तीनों ग्रुप्स के पास एवरेज नंबर ऑफ बारबी डॉल्स सेम थी। एवरेजिंग की यानी जो बारबी डॉल वाला ग्रुप था, जो एमी डॉल वाला था और जो न्यूट्रल इमेजेस वाला था, तीनों ग्रुप्स के पास एवरेज नंबर ऑफ डॉल्स सेम थी। कांस्टेंट नहीं थी कि आप ये कहें कि हर गर्ल के पास एवरेज नंबर ऑफ डॉल्स सेम नहीं थी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डॉल्स तीनों ग्रुप्स में सेम थी। सेकंड था कि आपका प्रायर बॉडी वेट जो है कि इससे पहले क्या है, आप ओवर वेट है, अंडर वेट हैं या आपका जो है एप्रोप्रिएट वेट है, तो वो उसमें इन्होंने ये किया कि जो तीनों ग्रुप्स थे उसका जो एवरेज वेट था वो सेम था। अब ऐसे नहीं किया कि तीनों ग्रुप जो थे उनका नॉर्मल वेट था, ये तीनों ग्रुप में अंडर वेट ओवर वेट वो जो थे सिमिलर थे, बल्कि उन्होंने जो एवरेज वेट था तीनों ग्रुप्स का वो सेम था। तो इस तरह एवरेजिंग करके टू मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर्स, द वन वाज वेट एंड द सेकंड वाज नंबर ऑफ बारबी डॉल्स, ये दोनों को एवरेज किया गया रैंडम असाइनमेंट से पहले और उसके बाद इनको तीन कंडीशंस पे रैंडमली असाइन किया गया। तो इसमें ये मैंने आपको बैलेंसिंग द वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था और सेकंड था बैलेंसिंग द नंबर ऑफ डॉल्स। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।